अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरकार डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान हूँ सरकार। आज का शो हमारा ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग के हवाले से है। इस हवाले से हमने एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए एक मेहमान को बुलाया है। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त साद मक्की शाह, मरूफ तजियाकार हैं और ईरान के हवाले से अथॉरिटी समझे जाते हैं। इन्होंने ईरान के हवाले से किताब भी एक लिख रखी है। ईरान में इन्होंने बहुत ज़्यादा वक्त गुजारा है, वहाँ के लोगों को, वहाँ की सियासत को और वहाँ की जो तहजीब है उसको बहुत अच्छे से समझते हैं। साद मक्की शाह, आपको खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू। शुरू करते हैं प्रोग्राम का। जो पहला सवाल है इस वक्त, वो मक्की शाह साहब आपसे हम ये पूछते हैं, ये बताएं इस वक्त जो अमेरिका और इसराइल की जो जंग है ईरान के साथ इन्होंने छेड़ रखी है, उसके तनाज़ुर में आप हमें ये बताएंगे कि जो ईरान है उसका मुमकिन लाएमल क्या हो सकता है। मौजूदा तौर पर आप देख चुके हैं उनके नुकसान और दोनों जो अतराफ के जंगी माहौल है, जंगी हिकमत अमली पे, उस पे आपकी गहरी नज़र है। आप ये बताएं कि मौजूदा सिनेरियो में ईरान का जो आइंदा लाएमल क्या हो सकता है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के हवाले से या जो एटमी हथियार बनाने हैं उस हवाले से। तो ईरान ने कुछ ना कुछ सोच रखा होगा, प्लान कर रखा होगा। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? जी, शुक्रिया जज़ाकल्लाह। ऐसा है कि इसे कुछ इस बारे में कुछ बात करने से पहले थोड़ा-सा हमें पीछे जाना पड़ेगा। ईरान के जो मेरे मुशाहिदात हैं, मैं देख के आया हूँ, 6-7 साल वहाँ गुज़ारे हैं। ईरानी मज़हब से पहले एक नस्ल परस्त कौम है, जिन्हें अपनी तहज़ीब, तमद्दुन, तारीख़ और नस्ल पे बहुत ज़्यादा यानी कि फ़ख्र है। और कुछ अर्सा पहले मैंने लिखा था कि वहाँ कुछ एहतजाजात हुए हैं, हुकूमत मुखालिफ वगैरह, बहुत बड़ा तबका है जो हुकूमत के अगेंस्ट था। मगर एक चीज़ वही उनकी नस्ल परस्ती दर आई दोबारा जब बैरूनी दुश्मन बाहर से हमलावर हुआ। उसने कौम को मुजतमा कर दिया, मुत्तहद कर दिया। ईरान का आइंदा लाएअमल क्या होगा, इस बारे में पहले कुछ बता भी चुका हूँ, लिख भी चुका हूँ, मगर यहाँ उसे डिटेल से थोड़ा सा मैं अर्ज करना चाहूँगा कि कभी भी शिकस्त को कबूल नहीं करेगा सिर के दिल से। ईरान लड़ता रहेगा, मरता रहेगा, कटता रहेगा। इवन के आप उस पर अगर कितने एटम बम मार लेंगे, 9.5 करोड़ आबादी है, पाकिस्तान से 2.5 गुना बड़ा ईरान। आप तेहरान पे, इस्फहान पे, आप यज़्द पे, आप कुम पे, आप मशहद पे एटम बम मार दें, 4, 5, 7 टैक्टिकल एटम बम मार लेंगे अगर अमेरिका या इसराइल। मेरे ख्याल में ईरानी उसके बावजूद नहीं झुकेंगे। ईरानी लड़ते रहेंगे, मरते सर, आप रहेंगे। बड़ी बात कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर मैं इसमें थोड़ी बात ऐड करूँ, जी, जी, बिल्कुल। जापान के तनाजुर में अमेरिका ने जापान पे जब एटम बम मारा था तो जंग जो थी वो काफ़ी अच्छे से चल रही थी, तो जंग के अख्ताम की जानिब ये बात बढ़ गई थी और जापानियों ने सरेंडर कर दिया था। तो आप ये कह रहे हैं कि एटम बम मारने के बावजूद ईरानी सरेंडर नहीं? वो बहुत ज़्यादा पुरानी बात है। वक्त के साथ हालात, वाक़यात, मामलात बदलते रहते हैं, तो एक तहज़ीबें, एक जो सोच है वो भी बदलती रहती है। जहाँ तक आपको इख्तिलाफ राय का बिल्कुल हक है। जहाँ तक मैंने ईरानियों को देखा है, ईरानी यकजान गालिब हो चुके हैं। वही खामनाई जिसके बारे में वो एहतजाजात निकाल रहे थे, उनकी तस्वीर को जलाया जा रहा था, उनके मुजस्मे गिराए जा रहे थे, और आज वही पूरा ईरान बाहर है। ईरान में किसी चीज़ की शार्टेज नहीं हुई, खाने की, खुराक की, किसी चीज़ की किल्लत नहीं हुई। उन्होंने बाहम मुजस्सम हो गए हैं, कौमी यकजहती देख के आया हूँ। तो इसके बावजूद मैं कहता हूँ कि ईरानी लड़ते रहेंगे, खास उनके पास एक गोली, आखिरी गोली तक लड़ते रहेंगे। वो हथियार बनाते रहेंगे, शायद ड्रोन। एक और चीज़ मैंने लिखी थी जिसपे बहुत दोस्तों ने बड़ा वो लिखा था कि ये आप तादाद जो है ना अफराद तफरीद के शिकार हो रहे हैं। मगर मेरी राय में ईरान में 4000 से ज़्यादा टनल्स हैं। यूँ समझे कि ईरान आधा ज़ेर ज़मीन मौजूद है, जहाँ उनकी मिसाल फैक्ट्रीज हैं, ड्रोन बन रहे हैं। बहुत आबनाए हुकूमत के लिए क्या चाहिए? ईरान अगर एक हफ्ते में एक शायद ड्रोन मारता रहे, एक मिसाइल आबनाए हुर्मुज़ में मारता रहे, एक शिप को निशाना बनाता रहे, तो आबनाए हुर्मुज़ नहीं कूद सकता। और 9.5 करोड़ आबादी में आप किस को रोकेंगे, कैसे रोकेंगे? पूरी दुनिया की तमाम कुव्वतें मिलकर भी आबनाए हुर्मुज़ बदौर कुव्वत नहीं रुकवा सकते। उसके लिए सफारतकारी ही चाहिए होगी। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया मक्की शाह साहब। अब हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। तो जो जंगी को सूरत हाल है, जंगी सूरत हाल को आप अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो काइंडली ज़रा इस पर रोशनी डालें कि इस वक्त जो जंग चल रही है और हमदर्दी तो ज़ाहिर है सबको, हम बतौर हमसाया भी ईरान के साथ है, लेकिन आप हमें ये बताएं कि
एक प्रैक्टिकल जो सूरत हाल है, जो गैर जानिबदार तरजीह है, इसके मुताबिक इस वक्त किसका पल्ला भारी है, अमेरिका और इसराइल का या ईरान का? सरकार साहब, ये बहुत बड़ा बहुत दिलचस्प सवाल है मेरे लिए। अगर जंग के शुरुआती उसके तनाज़ुर में देखा जाए तो ईरान एक लिहाज से जीत चुका है। हर लिहाज से बड़ी बात कर, हाँ जी बिल्कुल जीत चुका है। उनके जो अज़ाइम थे वो नाकाम हुए सर। एटम बम का उन्होंने ज़ाया करना था, उसका यूरेनियम, मकसूदा यूरेनियम उन्होंने ले जानी थी, नहीं ले जा सके। उसे तबाह करना था, नहीं तबाह कर सके। उन्होंने रजीम चेंज करनी थी, नहीं कर सके। वही रजीम है। अच्छा, उसके बाद आप देख लीजिए कि पलड़ा किसका भारी है। पलड़ा ईरान का भारी है। अगर ज़मीनी हक़ाइक़ ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से देखा जाए तो पलड़ा तो ज़ाहिर है सुपर पावर है, उनके पास हज़ारों एटम बम हैं, वारशिप हैं। माली और मादी तौर पे, टेक्नोलॉजी के तौर पे तो बहुत बहुत ज़्यादा बाहर है। वो तबाह कर सकते हैं, मगर कब तक तबाह करते रहेंगे? आखिर दुनिया में आवाज़ बुलंद होगी। पाकिस्तान है, चाइना है, रशिया है, दुनिया की यूरोपियन यूनियन है, जिसे ट्रंप सबके साथ बिगाड़ी जा रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जंग के लिहाज से, अगर जंग के मौजूदा तनाज़ुर में देखा जाए तो इस वक्त ईरान को कोई रोक नहीं पा रहा, तो पलड़ा तो ईरान ही का भारी है। अगर मगर दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उस लिहाज से तो टेक्नोलॉजी के लिहाज से अमेरिका की ज़्यादा है। आप कहने का ये मकसद है कि चूंकि अमेरिका जो है वो अपने मकासद पूरे करने में नाकाम रहा है, तो इस वजह से वो हार चुका है। लेकिन नाकाम रहा है, अगर हम नाकाम रहा है और नाकाम रहेगा। लेकिन हम नुकसानात का जायजा लें और ज़मीनी जो सूरत हाल है उसका जायजा लें, तो जितना नुकसान इस वक्त ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर का और उसकी मिलिट्री जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनका नुकसान हो चुका है, ये बहुत बड़ा भारी नुकसान है। ये भी बहुत दिलचस्प सवाल है। एक ताकतवर के मुकाबले में मार खाने वाला, ईरानियों ने प्रैक्टिस ही मार खाने की की है। उन्हें पता था हम टेक्नोलॉजी में वहां तक नहीं जा सकते। एटम बम उनके पास नहीं है, मिसाइल टेक्नोलॉजी जो उनके पास अवेलेबल है उसके अपने चादर के मुताबिक गुजारा कर रहे हैं। ईरानी इम्तिहान है कुव्वत बर्दाश्त का, और ईरानियों जैसी कुव्वत बर्दाश्त मैं नहीं समझता कि दुनिया की किसी और भी कौम में इस वक्त तक मैंने देखी है। अच्छा, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो इस वक्त मुमकिन तौर पर पाकिस्तान की सालसी में जो मुज़ाकरात चल रहे हैं और इसमें ज़ाहिर है चाइना पे भी इन्वॉल्व है। बैक एंड पे पता चला है कि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा जो चाइना गए हुए हैं, रूस भी है, लेकिन जो सामने है वो तो है पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र। सऊदी अरब तो शायद फरीक है, मुतासरा फरीक है, तो ज़्यादा अहम रोल तो पाकिस्तान और तुर्की का ही नज़र आ रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि ये किस करवट बैठते नजर आ रहे हैं? अमेरिका और ईरान में से किसके मुतालबात, कौन कौन से मुतालबात माने जाएंगे और कौन से रद्द किए जाएंगे, और मुआहदा होने का कितने फीसद इम्कान है? और ये भी ज़हन में रखिए कि जो इस वक्त ट्रंप मुतज़िला है, जो इस वक्त बड़के माल हैं, उनके जो गिरगिट की तरह बयानात नजर आ रहे हैं, कभी ऐसा लगता है कि जैसे वो सरेंडर कर जाएंगे और कभी ऐसा लगता है कि जैसे वो ईरान पे एटम बम मार देंगे। तो ये जो उसकी मतलब मिजाजी है जी, मतलून मिजाजी कह लें, तो वो किस सूरत में आप देखते हैं मुआहदे के कितने इम्कान हैं? देखिए जी, मैं बड़ी बारीकी से मुख्तलिफ तजिया निगारों को भी सुन रहा हूँ, इंटरनेशनल जो लिख रहे हैं वो भी सारी दुनिया बशमूल आपके हमारे हम नज़र रखे हुए हैं, पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया को भी देख रहे हैं। तो जितने भी तजियाकार हैं मुल्की बैनुल अक़वामी, वो सारे कन्फ्यूज़ हैं ट्रंप साहब की वजह से, उनकी मतलून मिजाजी की वजह से, या क्या कहा जाए उनके एक बात पे कायम न रहने से वो खुद कंफ्यूज हैं। असल में ट्रंप साहब को कंफ्यूज भी कहा जा सकता है, मगर हो सकता है वो ज़रूरत से ज़्यादा होशियार हो। मेरे ख्याल में वो शातिर हैं और शातिर हैं, वो जानबूझ के ये इस तरह के बयानात कन्फ्यूजन फैलाकर और वो कुछ करना चाह रहे हैं। बाकी मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की कोशिशें बड़ी तेज़ी से जारी हैं और इसी में ही हमारी बका है। ईरान की बका में ही हम समझते हैं कि पाकिस्तान की बका है, और पाकिस्तान भरपूर किरदार अदा कर रहा है, मगर चाइना भी हमें कंफ्यूज कर रहा है पूरी दुनिया को। चाइना को जो किरदार मतलब आना चाहिए था, पसे पर्दा जो भी है वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो उससे तैयारी आ रहे हैं, मगर चाइना को खुल के आना चाहिए था, यूरोपियन यूनियन को खुल के सामने आना चाहिए था सुलह के लिए, सालसी के लिए, या पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए था, या मिस्र और सऊदी को सपोर्ट करना चाहिए था। अब देखिए ऊँट किस करवट बैठता है, इसके बारे में प्रेडिक्शन करना अभी बड़ी तयास है, कुछ भी कहना,
मगर बज़ाहिर लगता ये है कि जंग अगर इस हफ्ते 2 हफ्ते में ख़त्म नहीं होती तो फिर ये तेज़ पा चलेगी और ईरान सरेंडर नहीं करेगा कभी भी। बहुत शुक्रिया मक्की शाह साहब। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो।